नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर की सभी सेमेस्टर की तैयारी करवाई जाती है। आप लोगों को इसमें आंसर की और सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को देखा होगा तो सेकेंड सेमेस्टर में आपके इतिहास विषय के जो भी संपूर्ण क्लासेस चले थे, यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम और हर यूनिट से मैंने हर यूनिट को अच्छे से बताया था। फिर उसके बाद गेस्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैंने इसका आंसर की बनाया। और आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए तृतीय सेमेस्टर विषय इतिहास। इस बार आपका पेपर कोड रहेगा HIS 103F। पेपर का नाम रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास, जो आप लोग को 1757 से 1950 ईस्वी तक पढ़ना है। संपूर्ण पाठ्यक्रम, आज हम लोग इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला इकाई प्रथम में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन में आप लोग देखिए, इसमें पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सर्वप्रथम कौन आता है? तो पुर्तगाली 1498 में आते हैं, डच 1602 ईस्वी में, इंग्लैंड वाले 1608 ईस्वी में, डेनिश 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में आते हैं। आप लोगों को पढ़ना 1757 से 1950 तक है, लेकिन उसके पहले आप लोगों को कुछ यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। उसके बाद हम लोग 1757 का जो प्लासी का युद्ध होता है उसके बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं उसको भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख लेते हैं और साथ ही साथ आप लोग सिलेबस को भी अच्छे से समझ लीजिए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की आप लोगों को परेशानी न हो। तो इसमें हम लोग यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम लोगों ने देखा कि सब कंपनियों का आगमन जब होता है तो कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां आती हैं। तो उसमें पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 ईस्वी में, फिर डच आते हैं 1602 ईस्वी में, फिर अंग्रेज़ यानी कि इंग्लैंड वाले आते हैं 1608 ईस्वी में, डेनिश 1616 ईस्वी में और फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में भारत आते हैं। उसके बाद हम लोग को अपने इसमें पढ़ना है कि नियंत्रण के लिए प्रतिद्वंद्विता, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व, प्लासी का युद्ध कब होता है तो आप सभी को पता होगा 1757 ईस्वी का होता है। बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में होता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार हम लोग देखेंगे 1770 से 1813 ईस्वी। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्रीय विस्तार 1813 से 1856 ईस्वी। रणजीत सिंह के अधीन पंजाब का उदय, विजय और प्रशासन। तो हम लोग फर्स्ट यूनिट में इन सभी को देखेंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर लेकर आऊँगी। मैं कल से ही प्रारंभ कर दूँगी, कल या परसों से, क्योंकि अभी 5th सेमेस्टर का भी मुझे सिलेबस बताना है और उससे संबंधित वीडियो बनाना है। तो मैं आप लोग के लिए इससे संबंधित वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, आप चैनल से जुड़े रहिएगा। सेकेंड यूनिट में आप लोगों को 18वीं शताब्दी के में हैदराबाद और मैसूर का उदय, औपनिवेशिक काल के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त का मतलब प्रयोग सर्वप्रथम कौन करता है? तो यह भू व्यवस्था थी, जिसमें अस्थाई बंदोबस्त सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में चालू किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को भी हम लोगों को पढ़ना है, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि थॉमस मुनरो ने इसको मुंबई में प्रारंभ किया था। और जो महालवाड़ी प्रणाली थी इसको मैकेंजी ने पंजाब और उत्तर पश्चिमी सीमा में प्रारंभ किया था। आगे हम लोग को भारतीय पुनर्जागरण, आप सभी को पता होगा कि भारतीय पुनर्जागरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है तो वह है राजा राम मोहन राय का, और उनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण, सुधार और पुनरुत्थान, आप लोग सिलेबस को पहले अच्छे से देखिए, समझिए। इकाई तृतीय में आप लोगों को लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और बंगाल विभाजन। लॉर्ड लीटन का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था वह था लॉर्ड लीटन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य
आप लोगों को पता होगा कि इसका कार्यकाल 1876 से 1880 तक होता है और इसके दरबार में यह दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन करता है, जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान करता है। और इन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित भी किया था 1878 ईस्वी में। और जो लॉर्ड रिपन होता है, इसको सज्जन व्यक्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में बहुत ही अच्छा कार्य किया था, इसलिए इसको भारतीय सज्जन के स्थानीय स्वशासन का जनक भी इसको कहा जाता है। और इसको सज्जन व्यक्ति मतलब स्थानीय स्वशासन का जनक और सज्जन व्यक्ति भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन जो था वो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो पारित किया गया वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, उसको समाप्त कर देता है 1881 ईस्वी में। और यह इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय में प्रारंभ हुआ था 9 फरवरी 1883 ईस्वी में। इसे भारतीयों का उद्धारक भी कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया था। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है। आपसे हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय कौन वायसराय था। वायसराय या गवर्नर जनरल कौन था, तो वह था लॉर्ड कर्जन। इसके बाद हम लोग कृषि का व्यवसायीकरण, भारत पर इसका प्रभाव, रेलवे का विकास एवं प्रभाव, औपनिवेशिक भारत में शिक्षा का विकास, इससे संबंधित हम लोग देखेंगे। मार्ले मिंटो सुधार कब आता है? आप सभी को पता होगा कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में आता है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 को लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका प्रभाव भारत पर बहुत अधिक पड़ा था। और भारत में सांप्रदायिकता का उदय और विकास, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का विलय और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका होती है इसमें सबसे अधिक। और आप लोग देख लीजिए कि जो जूनागढ़ का विलय होता है वो 9 नवंबर 1947 ईस्वी को होता है। किसके सहयोग से? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहयोग से। और कश्मीर विलय जो होता है उस समय राजा हरि सिंह रहते हैं। इसका विलय कब होता है? 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। और हैदराबाद का विलय ऑपरेशन पोलो के माध्यम से होता है। कब होता है? तो 18 सितंबर 1948 ईस्वी को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो यह था आप लोगों का दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का BA 3rd सेमेस्टर का सिलेबस हिस्ट्री का। आप लोग सिलेबस को अच्छे से देखिए और समझिए। और मैं इससे संबंधित वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, ताकि आप लोग को परीक्षा में एक भी प्रश्न न छूटे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप चैनल से जुड़े रहें, आपकी 3rd सेमेस्टर की तैयारी अच्छे से करवाई जाएगी। नमस्कार।